गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू बिंदु डडवाल केमिस्ट्री लेसन्स। आज का हमारा टॉपिक है इक्विलिब्रिया इन्वॉल्विंग केमिकल सिस्टम्स। रिएक्शंस जो रिवर्सिबल होते हैं, जैसे जिसमें कि जो प्रोडक्ट्स रिएक्शन के दौरान बनते हैं वो वापस रिएक्ट करके रिएक्टेंट्स बना सकते हैं। ऐसे रिवर्सिबल रिएक्शंस अगर क्लोज्ड वेसल्स में किए जाएं तो यहाँ भी इक्विलिब्रियम अटेन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन प्लस आयोडीन रिएक्ट करता है, हाइड्रोजन आयोडाइड बनाता है। हाइड्रोजन आयोडाइड वापस कंबाइन कर डिकम्पोज करके हाइड्रोजन और आयोडीन बना सकती है। इसी तरह नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन करके अमोनिया बनाते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शंस देखा गया है, दे डू नॉट गो टू कंप्लीशन। ऑन द अदर हैंड, अगर ऐसी केमिकल रिएक्शंस है जिसमें प्रोडक्ट्स जो है वो दोबारा से रिएक्टेंट्स नहीं बनाते हैं, जैसे KClO3 डिकम्पोज करके KCl और ऑक्सीजन देता है, रिएक्शंस जो हैं कंप्लीशन में जाते हैं और रिएक्टेंट नहीं बचता है। तो ये दो तरह की रिएक्शंस हैं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन। ऐसे रिएक्शंस जिसमें प्रोडक्ट्स जो हैं वो रिएक्टेंट्स नहीं बनाते हैं उनको हम इरिवर्सिबल रिएक्शंस कहते हैं। जब रिवर्सिबल रिएक्शंस को हम क्लोज्ड कंटेनर्स में करवाएंगे तब इक्विलिब्रियम अटेन होगा, यानी कि एक स्टेज आएगी जब ऐसा लगता है कि रिएक्शन रुक गया है जबकि अभी भी स्टार्टिंग मटेरियल बचा हुआ है। तो ये जो स्टेज है जब ऐसा लगता है कि रिएक्शन रुक गया है उसको हम कहते हैं स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। फॉर एग्जाम्पल, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। आपने एक वेसल में कैल्शियम कार्बोनेट लिया और उसको फर्नेस में रख दिया एट अ टेम्परेचर ऑफ अबाउट 1073 केल्विन। कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज करके जो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा इस टेम्परेचर पे रिएक्शन। वो किस तरीके से, इनिशियली इसको हमने मैनोमीटर से कनेक्ट किया है। इनिशियली जब कैल्शियम कार्बोनेट अभी डिकम्पोज नहीं किया है तो मैनोमीटर के दोनों लिम्स में मर्करी की लेवल सेम है, यानी कि प्रेशर जो है अभी रीड नहीं कर रहा है मैनोमीटर। बट जैसे जैसे कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज करता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, धीरे धीरे प्रेशर जो है वो बनना शुरू होता है और मैनोमीटर के दोनों लिम्स में इनइक्वालिटी ऑफ मर्करी लेवल आ जाता है। तो ये जितना डिफरेंस है मर्करी की लेवल का, दैट गिव्स यू द प्रेशर। तो विद टाइम ये प्रेशर धीरे धीरे इंक्रीज होता है। एक स्टेज आती है जब प्रेशर कांस्टेंट हो जाता है। ये जो स्टेट है इस टाइम हम कहते हैं कि इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया है और ये इस टाइम पे जितने कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज करके कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, लगभग उतना ही कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा से कंबाइन करके कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है। दैट मीन्स ये जो कॉन्स्टेंसी ऑफ प्रेशर आया है ये इंडिकेट कर रहा है कि इक्विलिब्रियम भी अटेन हो गया है। इसी तरह हाइड्रोजन और आयोडीन के बीच में रिएक्शन, शुरू में हाइड्रोजन कलरलेस और आयोडीन डीप वायलेट कलर की होगी वेसल में जब वो रिएक्ट नहीं किए हैं। जैसे जैसे वो रिएक्ट करेंगे हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा जो कि कलरलेस होता है, जिसकी वजह से ये जो इसका कलर है वो लाइट, उसकी इंटेंसिटी लाइट होनी शुरू हो जाएगी। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अबाउट 717 केल्विन पे एक स्टेज ऐसी आएगी जब और इंटेंसिटी कम होनी जो है वो रुक जाती है। तो इस स्टेज पे एक इक्विलिब्रियम स्टेज सेट हो गई है जब जितना हाइड्रोजन और आयोडीन कंबाइन करके हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहा है, लगभग उतना ही हाइड्रोजन आयोडाइड डिकम्पोज करके वापस हाइड्रोजन और आयोडीन बना ले रहा है। तो कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटेंसिटी ऑफ कलर विल इंडिकेट कि इक्विलिब्रियम अटेन हो गया है। इक्विलिब्रियम may be summed up as the state in which the measurable properties of the system do not undergo any further noticeable change under given sets of conditions. तो जो स्टेट जब प्रॉपर्टी, कोई मेजरेबल प्रॉपर्टी कांस्टेंट हो गई है, उसमें चेंज नहीं हो रही है,
एक गिवन सेट ऑफ कंडीशंस के तहत उस स्टेट को हम स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम कहेंगे। ये मेजरेबल प्रॉपर्टी हो सकती है प्रेशर, डेंसिटी, कलर, कंसंट्रेशन। जैसे हाइड्रोजन आयोडाइड में कलर कांस्टेंट हो गया है, जबकि कैल्शियम कार्बोनेट वाले में प्रेशर कांस्टेंट हो गया है। अगर कंसिडर करें हम ये एक जनरल रिएक्शन, ए रिएक्ट्स विद बी टू फॉर्म सी एंड डी, तो अगर ये रिवर्सिबल रिएक्शन है और क्लोज्ड वेसल में कैरी आउट किया जा रहा है, तो ये शुरू में ए और बी रिएक्ट करेंगे और डेफिनेट शुरू में तो ए एंड बी डेफिनेट कंसंट्रेशंस में होंगे। ये फॉरवर्ड रिएक्शन में ए और बी की कंसंट्रेशन ये है ए और बी की कंसंट्रेशन ये है। जैसे जैसे टाइम आगे जाता है रिएक्शन में, तो वैसे वैसे ए और बी रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कम होनी शुरू हो जाती है और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन जो है, शुरू में प्रोडक्ट्स बिल्कुल जीरो होती है और जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ता है प्रोडक्ट्स बनने शुरू होते हैं और कंसंट्रेशन जो है वो बढ़नी शुरू हो जाती है। तो एक स्टेज आती है जब रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट हो जाती है और प्रोडक्ट्स की भी कांस्टेंट हो जाती है। इस स्टेट को हम इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। तो शुरू में जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो ज़्यादा होता है क्योंकि रिएक्टेंट्स ज़्यादा है। जैसे जैसे टाइम स्पेंड होता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कम होना शुरू हो जाता है अंटिल इट रीचेस अ कांस्टेंट वैल्यू। इसी तरह शुरू में जब प्रोडक्ट्स बहुत कम थे ही नहीं, उस टाइम पे जीरो था रेट ऑफ रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन। लेकिन जैसे जैसे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उनमें से कुछ कंबाइन करके वापस रिएक्टेंट्स बना रहे हैं और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ रहा है। एक स्टेज आएगी जब फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट सेम हो जाएगा। इस स्टेट पे हम कहेंगे इक्विलिब्रियम अटेन हो गया। तो रेट्स जब दोनों के बराबर हो जाते हैं तब हम कहते हैं इक्विलिब्रियम आ गया है, और इस टाइम पे इनकी कंसंट्रेशन प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की भी कांस्टेंट हो जाएगी और हम कहेंगे कि इक्विलिब्रियम अटेन हो गया है। तो यहाँ पे हमने किया था A प्लस बी फॉर्म C प्लस D और इक्विलिब्रियम को अटेन किया था। अगर हम C और D को रिएक्ट करवाएं, C और D कंबाइन करेंगे और A और B बनाएंगे, तब भी हमें वही स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम मिल जाती है जो हमारी A प्लस बी से शुरू करके बनी थी। यानी कि इक्विलिब्रियम को हम फॉरवर्ड डायरेक्शन से भी अटेन कर सकते हैं और बैकवर्ड डायरेक्शन से भी अटेन कर सकते हैं। रिएक्टेंट्स को कंबाइन करेंगे तब भी इक्विलिब्रियम आ जाएगा, और अगर हम प्रोडक्ट से स्टार्ट करेंगे तब भी इक्विलिब्रियम आ जाएगा। और at equilibrium rate of forward reaction will be equal to rate of backward reaction. Characteristics of chemical equilibrium. तो केमिकल इक्विलिब्रियम जो है इट इज डायनेमिक इन नेचर, मतलब हाइड्रोजन और आयोडीन कंबाइन करके हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं। जितना हाइड्रोजन आयोडाइड बन रहा है एट इक्विलिब्रियम उतना ही वापस डिकम्पोज करके हाइड्रोजन और आयोडीन बना रहा है। तो इक्विलिब्रियम पे ना तो फॉरवर्ड रिएक्शन स्टॉप हुआ है ना ही बैकवर्ड रिएक्शन स्टॉप हुआ है। इक्विलिब्रियम अटेन करने के बाद भी दोनों अपोजिंग रिएक्शंस कंटिन्यूड रहते हैं और इसलिए इस तरीके के केमिकल इक्विलिब्रियम को डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहा जाता है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम को हम जो है प्रोसेसेस में डिमॉन्स्ट्रेट भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अमोनिया की फॉर्मेशन का प्रोसेस लें, हेबर्स प्रोसेस। तो हेबर्स ने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए जिसमें नोन अमाउंट नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की ली इनिशियल कंसंट्रेशन और उनको कंबाइन कराया और अलग अलग टाइम्स पे कंसंट्रेशन को मेजर किया और ग्राफ को प्लॉट किया। तो शुरू में अमोनिया 0 था, लेकिन जैसे जैसे टाइम पास हुआ कुछ अमोनिया बनता गया, अमोनिया की कंसंट्रेशन बढ़ती गई जबकि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की कम होती गई। एक स्टेज आई जब किसी भी ना रिएक्टर ना प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंज आ रही है, ग्राफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस आ रहा है। ये जो स्टेज है इस पे हम कहते हैं कि कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गई और इक्विलिब्रियम अटेन हो गया है। तो एट इक्विलिब्रियम कॉम्पोजिशन मिक्सचर की कॉम्पोजिशन कांस्टेंट हो गई है, इक्विलिब्रियम अटेन हो गया है। अब ये चेक करने के लिए कि इक्विलिब्रियम डायनेमिक है कि नहीं, हम
यही रिएक्शन फिर से करवाएंगे, इस बार हाइड्रोजन की जगह ड्यूट्रियम लेंगे, तो डाई नाइट्रोजन और ड्यूट्रोजन जो है ये कंबाइन करेंगे और हेवी अमोनिया ND3 बनाएंगे। तो इसमें भी जब ड्यूट्रोजन यूज करेंगे तब भी इक्विलिब्रियम जो है इस तरीके से अटेन होगा और सेम कॉम्पोजिशन पे आपको जो है इक्विलिब्रियम अटेन होता हुआ दिखाई देगा। अब ये तो हो गया कि ड्यूट्रोजन हो या हाइड्रोजन हो, इक्विलिब्रियम सेम कॉम्पोजिशन पे आता ही आता है। इक्विलिब्रियम अटेन होने के बाद आप दोनों मिक्सचर्स को आपस में मिक्स कर दें, मतलब ड्यूट्रोजन जब आपने यूज किया था तो ND3, D2 और N2 का कॉम्पोजिशन आया था इक्विलिब्रियम कॉम्पोजिशन, यानी इनकी कॉम्पोजिशन कांस्टेंट थी। दोनों को आप मिक्स कर देंगे तो अब मिक्सचर में आपका NH3, H2 और N2 और ND3, D2 और N2 होगा। क्योंकि पहले से ही इक्विलिब्रियम में है, कुछ समय बाद जब आप इसको एनालाइज करेंगे तो अभी भी अमोनिया की कंसंट्रेशन पहले जैसी होगी और मास स्पेक्ट्रोमीटर से ऑब्जर्व करने पे आप देखते हैं कि कॉम्पोजिशन अमोनिया की बेशक कंसंट्रेशन मिक्सचर की सेम है, लेकिन जो अमोनिया है उसमें ड्यूट्रोजन डिफरेंट फॉर्म्स में डिफरेंट अमाउंट्स में प्रेजेंट होगा। NH3 होगा, NH2D होगा, NHD2 होगा, ND3 होगा। दिस मीन्स कि या तो ND3 जो है वो H2 से कंबाइन किया है या NH3D2 से कंबाइन किया है। मीन्स NH3, NH2D, NHD2, ND3, H2, HDD2 अब मिक्सचर में प्रेजेंट है, मतलब इक्विलिब्रियम के बाद भी रिएक्शन दोनों डायरेक्शंस में हो रहा है। तो ये शो करता है कि रिएक्शन इज डायनेमिक इन नेचर। तो ये था फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक कि हमारा इक्विलिब्रियम जो है ये डायनेमिक इन नेचर होता है। इवन आफ्टर द अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम रिएक्शन कीप्स ऑन अकरिंग, but the rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction. Second characteristic is properties of system become constant at equilibrium and remain unchanged thereafter. For example, जब हमने कैल्शियम कार्बोनेट की डिकम्पोजिशन की तो हमने देखा कि वेपर प्रेशर ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड कांस्टेंट हो गया। इसी तरह वाटर की वेपोरेशन की थी क्लोज्ड वेसल में तो वेपर प्रेशर कांस्टेंट हो गया था। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, इक्विलिब्रियम जो है सिर्फ क्लोज्ड वेसल्स में अटेन हो सकता है। ओपन वेसल में प्रोडक्ट्स इधर उधर चले जाते हैं और इक्विलिब्रियम अटेन नहीं हो पाता है। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स इज इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन फ्रॉम आइदर डायरेक्शन। आप H2 और I2 से शुरू करो, टाइम के साथ साथ इसकी कंसंट्रेशन कम होगी, HI की ज्यादा होगी, एक स्टेज पे कांस्टेंट हो जाएगी, हम कहेंगे इक्विलिब्रियम अटेन हो गया। यही रिएक्शन आप HI से शुरू करो, HI की कम होगी, H2I2 की बढ़ेगी, रिवर्स रिएक्शन होगा, ये डिकम्पोज करेगा और एक स्टेज पे कांस्टेंट कॉम्पोजिशन आ जाएगी। और आप देखते हैं कि चाहे यहाँ से शुरू किया चाहे यहाँ से शुरू किया, एट इक्विलिब्रियम दोनों की ही कंसंट्रेशन सेम आ रही है। तो दैट मीन्स कि इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन फ्रॉम आइदर डायरेक्शन। इसी तरह हम ये वाला रिएक्शन अगर ले, नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, ये कलरलेस होता है एट 273 केल्विन और प्योर होता है, सारा का सारा N2O4 के फॉर्म में होगा। लेकिन एट 373 केल्विन सारा का सारा NO2 के फॉर्म में होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है। इट एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, इन दोनों के बीच के टेम्परेचर पे N2O4 का कुछ हिस्सा NO2 बना लेगा और इसी तरह NO2 का कुछ N2O4 बना लेगा। तो इस टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम आएगा जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों ही हो रहे हैं। The ratio of concentration of products to that of reactants will be fixed. तो इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। इसको हम देख भी सकते हैं कि हमने एक जैसी फ्लास्क ली, एक A है एक B है। A को हमने आइस में रखा और B को हमने बॉइलिंग वाटर में रखा। तो जब आइस में रखा तो प्योरली N2O4 प्रेजेंट होगा और कलरलेस होगी सॉल्यूशन। जब हमने बॉइलिंग वाटर में रखा तो सबका सब NO2 है और कलर जो है रेडिश ब्राउन होगा फ्लास्क का। अब हम क्या करते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर पानी वाला 25 डिग्री सेंटीग्रेड, इसमें A और B दोनों डाल देते हैं। तो N2O4
जो है वो NO2 बनाना शुरू करेगा और इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा। तो कलरलेस से इसका कलर ब्राउन होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह NO2 जो रेडिश ब्राउन है वो N2O4 बनाने शुरू हो जाएगा और रेडिश ब्राउन कलर कम होना शुरू हो जाएगा और इसका कलर लाइट होना शुरू हो जाएगा। एक स्टेज आएगी जब दोनों में इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा, दोनों का ही कलर लाइट ब्राउन हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि कुछ समय के बाद दोनों का ही सेम कलर आ जाता है। इसका मतलब हमने यहाँ से स्टार्ट किया या यहाँ से स्टार्ट किया, इक्विलिब्रियम जो है एट इक्विलिब्रियम कॉम्पोजिशन फिक्स्ड है। तो ये भी शो कर रहा है कि इक्विलिब्रियम डायनेमिक है और किसी भी साइड से इसको अटेन किया जा सकता है। कैटलिस्ट जो है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट को डिस्टर्ब नहीं करता है, उसको ऑल्टर नहीं करता है। तो कैटलिस्ट सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, वो फॉरवर्ड को भी करेगा, बैकवर्ड को भी करेगा और सेम एक्सटेंट तक करेगा। इस वजह से इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो चेंज नहीं होगा, वो वही रहेगा जो बिना कैटलिस्ट के था। हाँ, इक्विलिब्रियम जल्दी अटेन हो जाता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। लॉ ऑफ मास एक्शन, दो नॉर्वेजियन साइंटिस्ट थे, केटो मैक्समिलियन गुलबर्ग एंड पीटर वाज। इन्होंने 1864 में ये लॉ दिया जो कहता है कि किसी भी रिएक्शन का रेट उसके रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए और टाइम, गिवन टाइम पे। तो अगर आपने मान लीजिए रिएक्शन लिया है A + B फॉर्म्स प्रोडक्ट्स, तो इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन विल बी प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A इनटू कंसंट्रेशन ऑफ B। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो इक्वल टू K इंटू A इंटू B आ जाएगा। A इज मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A एंड B इज मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट B। तो ये इसमें अगर आपको ये जो K है ये रेट कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इसको रेट कांस्टेंट भी कहते हैं और वेलोसिटी कांस्टेंट भी कहते हैं। अगर इसकी ये निकालना है कि ये क्या है तो आप इसको यूनिटी कर दीजिए, 1 दोनों की कंसंट्रेशन कर लें तो ये वाला एक्सप्रेशन बन जाएगा रेट इज इक्वल टू K इंटू 1 इंटू 1। तो दैट मीन्स रेट इज इक्वल टू K। तो यहाँ से डेफिनेशन आ जाती है कि रेट कांस्टेंट इज द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द initial concentration of reactants is taken as unity. Rate constant of a reaction at a given temperature may be defined as the rate of reaction when the concentration of each of the reactants is unity. Law of mass action में फर्दर थोड़ा सा enhancement करते हैं। अगर आपके रिएक्शन में 2 moles of A और 3 moles of B रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स बना रहे हैं तो लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंगली रेट एट विच A रिएक्ट्स, अब क्योंकि 2 मोल्स हैं तो A की कंसंट्रेशन इनटू A अनदर एक और A की कंसंट्रेशन, ये बन गया A² की कंसंट्रेशन। इसी तरह 3B है तो रेट एट विच B रिएक्ट्स हो जाएगा B इंटू B यानी कि B³। दोनों को कंबाइन करें तो रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन A एंड B विल बी A² इंटू B³ या रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K इंटू A⁻² इंटू B⁻3। और अगर जनरल रिएक्शन A moles of A plus B moles of B plus C moles of C है जो रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स बना रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन रेट विल बी K इंटू A⁻A इंटू B⁻B इंटू C⁻C। यहाँ पे A B C स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स है। तो अब इसको अगर हमने वर्ड्स में एक्सप्रेस करना हो तो लॉ ऑफ मास एक्शन को हम दोबारा से इस तरह से स्टेट कर सकते हैं कि रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन at any particular temperature is proportional to the product of the molar concentrations of reactants with each concentration term raised to power the number of molecules of the respective reactants taking part in the reaction, that is stoichiometric coefficients. So this is the law of mass action. Thank you. Have a nice day.